एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा कर रही हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं वो स्टूडेंट एकदम फोकस कर लीजिए, क्योंकि आज का ये सेशन होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड पर। और रिसर्च एप्टीट्यूड का हम लोग आज देख रहे हैं लेक्चर 3, ठीक है। और 2 लेक्चर जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से हो चुके हैं बच्चे। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ एक है कि हमारे मुंह से बार बार बच्चे निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस पर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि होता है क्या है कि हमारे सामने क्या है कि हमें ये फील होता है कि भाई आप सभी जो हैं वो एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और बाकी यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो एकदम होता है कि कोई हमसे हमारे उम्र के होंगे, कोई हमसे छोटे भी होंगे, और कोई जो है हमसे बड़े भी होंगे। तो इसके लिए नहीं, इसलिए ज़्यादातर जो है आदत है कि बच्चे बोलना जो है हमारी हैबिट हो गई है। तो कोई इसके लिए परेशान नहीं होना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। फिर आगे जो है हम लोग फ्रेंड्स या स्टूडेंट से भी जो है आपको हम संबोधित बीच बीच में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है यहाँ ये देखेंगे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड का जो ये लेक्चर 3 हो रहा है, तो उस लेक्चर 3 में हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आगामी दिसंबर के एग्ज़ाम में आप सभी का जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, और 6 तारीख से जो है इनका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो किसी भी विषय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर 1 के क्या है, टॉपिक हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का जो ये टॉपिक होने के कारण, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, तो हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट को पूरा वास्ट बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3, और लेक्चर 3 में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा और आपका एक लिंकअप हो सके, और फिर हम लोग आपस में क्या कर सके कि बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर सके, बात कर सके कमेंट के द्वारा, और फिर आपके नॉलेज को, आपके एम्स को, आपके हर सक्सेस में हम एक हिस्सा बन सके। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि कौन सा ऐसा विशेषता है, 4 विशेषताएं आपको दिए गए हैं। एक है पुनरावृत्ति भाई, फिर है सामान्यीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हमारे रिसर्च का एक अनिवार्य यानी कि कहिए कि कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो पुनरावृत्ति, जिसको हम कहते हैं रिकैपेबिलिटी, ठीक है, यानी बार बार हम किसी भी कार्य को दोहराते हैं तो उसे पुनरावृत्ति के आधार पर आधारित करते हैं। दूसरा है सामान्यीकरण। तो देखिए, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जो होते हैं, अनुसंधान जो होते हैं, तो उनका सबसे जो विशेष बातें होती है ना, और अनिवार्य बातें, कोई भी बात, कोई भी चीज़ों का, कोई भी तथ्य का हम रिसर्च तभी करते हैं जब हम उसे क्या करते हैं, मार्केट में, समाज में, जब उन तथ्यों को क्या करते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं, एक जनरलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं, एक सामान्यीकरण पर आधारित करते हैं कि वो सारे बच्चों के लिए क्या हो सके, एक नियम और सिद्धांतों पर आधारित हो सके, और सबके लिए एक स्वरूप में वो कार्य कर सके, ठीक है। तो क्या है, तो जब तक जनरलाइजेशन नहीं होगा तो अनुसंधान में बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी, नए नए नवाचार नहीं होंगे,
खोज नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक सामान्यीकरण करेंगे तभी हमारा क्या होगा, यानी कि मुख्य जो है उद्देश्य की प्राप्ति होगी। चलिए ठीक है। फिर है प्रयोग, यानी कि यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी हम तभी ना कर पाएंगे जब वो रिसर्च हमारे लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जनरल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी भी अनुसंधान की गहनता, यानी कि उनका जो है डेप्थ लेवल जो होता है वो किसके द्वारा आंका जा सकता है। ठीक है। यानी कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिसर्च करने का डेप्थ, गहराई कहाँ तक है सीमित, किन बातों पर आधारित है। तो आपका डेप्थ डिपेंड करता है आपके रिसर्च के एम्स पर। ठीक है। उद्देश्य होता है कि हम क्या खोजें, क्या नवाचार करें, किन तथ्यों, किन विश्लेषण पर आधारित करें कि हमारा रिसर्च जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए क्या हो सके, बेस्ट हो सके। ठीक है। जिससे कि कोई भी जो है उसे सामान्यीकरण पर क्या कर सके, आधारित कर सके। तो शीर्षक तो पहला तथ्य होता है, और शीर्षक भी जो होते हैं, हम शीर्षक का कंटेंट को हम तभी ना करते हैं जब वो हम उद्देश्य हमारा होता है कि हाँ हमें अमुक उद्देश्य लेने हैं, हमारे उद्देश्य कुछ और होंगे, तो उससे रिलेटेड हम शीर्षक का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। चलिए तो उद्देश्य, शीर्षक से अच्छा क्या होगा, उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि रिसर्च पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, यानी कि आप कितना रिसर्च पर खर्च करते हैं, क्या ये डिपेंड करता है, क्या इससे हम अपने रिसर्च के डेप्थ को माप सकते हैं, नहीं। ठीक है। देखिए रिसर्च जो होता है वो आपके एम्स पर डिपेंड होता है। आपके एम्स जो है वो शीर्षक को क्रिएट करते हैं, आपने अपने रिसर्च में कितना गहन अध्ययन किया है और वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए या विभिन्न प्रकार के नवाचार के लिए कितना यूजेबल है, तो वो उसके कॉस्ट उस पर डिपेंड करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो महंगा रिसर्च होगा वही इम्पॉर्टेंट होता है। रिसर्च हमेशा वो चीज़ें होनी चाहिए जिनके बारे में हमारे समाज के बच्चे जाने नहीं है, जानना चाहते हैं। कुछ नया होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमारे एम्स जो है हमारे रिसर्च को डेप्थ तक पहुंचाते हैं, गहनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है, यानी कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल आपको सही लगता है, वो बताना है। तो क्या है कि यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, बिल्कुल सही। रिसर्च जो है कोई भी इंसिडेंट को क्या करता है, इजी वे में लर्निंग कराने में, अंडरस्टैंडिंग कराने में हमें हेल्प करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, बिल्कुल। यानी कि जब आप अनुसंधान कर रहे हैं, जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, वैसे में क्यों, कब, कैसे, जब तक आप विश्लेषण पर आधारित तथ्यों को नहीं करते हैं तो आपका रिसर्च परिपूर्ण नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, नए विचारों, नए तथ्यों, नवाचारों पे आधारित नहीं होता है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। एक रिसर्चर को तब तक प्रश्न का क्या करना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उस रिसर्च का जनरलाइजेशन नहीं हो गया है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। फिर यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है, बिल्कुल। हम जब भी रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में क्या होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी रिसर्च को, उनके फैक्ट्स को, उसके नॉलेज को, उनमें कई प्रकार के इनोवेशन, एनालिसिस और कोई बहुत तरह के कॉन्सेप्ट दे, जिससे कि हमारा जो रिसर्च हो वो क्या हो, पूरा एकदम विस्तृत हो, व्याख्यात्मक हो, लोगों की समझ तक आने वाला हो। ठीक है। ये
बिल्कुल हम क्या करते हैं, इनका साथ रखते हैं। ठीक है, तो और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो हम सारे जो तथ्य को पढ़े, कथन को जब पढ़े, तो हमारा जो मतलब कि लॉजिक क्या कहता है कि ये चारों जो है क्या होंगे, मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी कि आपको रिसर्च में ये सारी बातें आपको क्या मिलती है, साथ साथ मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 29 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा कथन मतलब कि इसमें देखना है कि सही है। ठीक है, कौन सा कथन जो है मतलब कि सही है, कौन सा सही है, यहाँ दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है, आपके सारे परेशानी का समाधान हमारे पास है। चलिए, तो कह रहा है कि रिसर्च में कौन सा सही होगा, तो वर्तमान ज्ञान का सारांश। देखिए, जब भी रिसर्च किए जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्तमान ज्ञान यानी कि जो प्रेजेंट नॉलेज है, उस प्रेजेंट नॉलेज को हम क्या करते हैं, साथ रखते हैं, और उस प्रेजेंट नॉलेज के आधार पर हम सारे नए नॉलेज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और नए नॉलेज जोड़ने के कारण जो है हमारा क्या होता है, नए नए नवाचार होते हैं। दूसरा है भविष्यवाणी करना, अनुसंधान, अनुक्षमता। तो देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि भविष्यवाणी रिसर्च में जो होते हैं, हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, हम सोचते हैं कि काश, जैसे कि अगर मान के चलिए हमने किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर रिसर्च किया है, तो हम ये सोच के करते हैं कि भावी भविष्य के पीढ़ी के जो बच्चे होंगे ना, उनको इनका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है, तो भविष्य पर हर तथ्यों को आधारित करके ही हम क्या करते हैं, रिसर्च पर पहल करते हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च वर्तमान काल के लिए ही सिर्फ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घटनाओं की व्याख्या करना। तो रिसर्च में हम घटनाओं की क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या बनता है, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक शोध अध्ययन की संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इसको फिजिबिलिटी भी कहते हैं, प्रायः किस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए निर्भर करती है, यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो एक शोध यानी कि एक जो रिसर्च स्टडी है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है प्रायः किस बात पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है लागत कारक, बिल्कुल, एक रिसर्च में क्या क्या कौन कौन से फैक्टर जो है अप्लाई कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, ये भी बहुत मायने रखता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप समय की आवश्यकता पर क्या करते हैं, यानी कि समय के अकॉर्डिंग उस डिमांड को, उस नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर, बिल्कुल, एक रिसर्चर के जो भी स्किल कलेक्शन है उन पर भी उनका रिसर्च क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है एक शोध स्टडी में, शोध अध्ययन के प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आप एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ कोशिश किया जाए कि ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उपरोक्त सभी वाला अगर ऑप्शन आए तो आराम से आंख बंद करके दीजिए, वो मैक्सिमम जो होते हैं वो सही होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक अनुभववादी का मानना है कि, क्या मानना है, एक अनुभववादी यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसका क्या मानना है, ये पूछ रहा है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब भी हम सोशल साइंस के में रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें नेचुरल साइंस को बिल्कुल क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तभी हम क्या करते हैं, कई प्रकार के
जो है अनुसंधान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, फिर है दूसरा, सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में नहीं लागू किया जाता, बिल्कुल लागू किया जाता है। यानी कि एक रिसर्च में सामाजिक विज्ञान और क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान का सामंजस्य किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर संबंध पर आधारित किया जाता है, ये बिल्कुल जरूरी है। फिर सी है, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। बिल्कुल, हमारा जो नॉलेज है वो संवेदनात्मक पर यानी कि हमारे इमोशन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। हमारा जो इमोशन है वो संवेग जो है वो किसी भाव के प्रति, हम किसी भावना के प्रति क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, धारणा पे आधारित होती है। तो हमारा संवेग, हमारा जो संवेदना जिस विषय के प्रति होगा, जिस फैक्ट के प्रति होगा, जिस नॉलेज के प्रति होगा, हमारा ज्ञान भी हम उसी में क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा एक अनुभववादी व्यक्ति अपने विचार को रखते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और बी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ए बी तो ऐसे भी गलत है, तो इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किस पर आधारित होगा, एकल चर का सिद्धांत पर, यानी लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पर। ठीक है, नहीं, जब देखिए, जब एकल चर, अनुसंधान में एकल चर नहीं होते हैं, अनुसंधान में बहुतायत चर का क्या किया जाता है, मल्टीपल वेरिएबल का क्या सिद्धांत पर किया जाता है, आधारित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो एकल चर को यहाँ मानिए। फिर है कार्य साधन का, यानी कि मैनिपुलेशन पर, बिल्कुल, यानी कि क्रियाशीलता पर, कार्य साधन पर आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद है दोनों ए और बी। हाँ, चलिए, तो क्या क्या है कि एकल चर का सिद्धांत भी यहाँ सही है और कार्य साधन का भी सिद्धांत सही है। ठीक है, अगर ऐसे प्रयोग हम देखेंगे तो प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, बहुत चरों पर क्या करते हैं, बहुतायत चरों पर भी आधारित करते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। और डी तो कोई नहीं है भाई, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी यानी कि पॉजिटिविस्ट द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा स्थिति, कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें कि एक पॉजिटिविस्ट जो है ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाएंगे। ठीक है, तो अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, तो देखिए, अनुसंधान की दिशा में हम सामान्य सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। हमारा जो रवैया होगा, हमारी जो दिनचर्या होगी, हमारा जो व्यवहार होगा, हमारा जो कार्य प्रणाली होगा, वो पूर्ण रूप में विशिष्ट होगा, स्पेशल होगा, सामान्य चीजों से हटके होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद तो ये नहीं हो जाएगा। फिर है बी नंबर, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, हम लोग फैक्ट को पहले समझते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त यानी कि फ्री अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जब हम समाज में कोई भी नॉलेज को ट्रूली क्या करते हैं, अचीव करते हैं, तो हमारा पॉजिटिविटी उनके प्रति क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बी से ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी नंबर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ ये चीज मानते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें भी बच्चे देखेंगे कि यहाँ हो रही है वैज्ञानिक अनुसंधान। अगर ये कॉन्सेप्ट को अभी हम आंसर पे नहीं जाएंगे, हमने बोला कि बेस्ट है, लेकिन अब बी को हम क्या कर सकते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। बहुत अच्छा, आप क्या है, खुले मन से अपने कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनुभव पर
आधारित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्वयं करने की बातों पर क्या है, आधारित है। ठीक है, साइंटिफिक जब रिसर्च की बात आती है तो ये सत्यता या फिर वैज्ञानिक निष्ठता या वस्तुनिष्ठता पर क्या होती है, आधारित होता है। तो इसलिए तो ये सारी चीज समाज में सही ज्ञान तभी न प्राप्त कराएगी जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई रिसर्च को क्या करें, आधारित करें। ठीक है, तो हमारा सी से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 होगी 34 की ओर। 34 में हम लोग चलेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण यानी अप्रोचेज है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और वहां पे आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा व्यू है, कौन सा ऐसा अप्रोचेज है जो कि एक मतलब कि इस धारणा को आधारित करता है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव काउज एंड इफेक्ट की बात हो रही है। तो काउज और इफेक्ट को के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए कोई भी घटना को, सोशल को, इंसिडेंट को हम काउज पर या इफेक्ट पर हम तभी दर्शाएंगे जब क्या हो, वो प्रत्यक्षवाद पर क्या हो, आधारित हो, रियलिज्म पर आधारित हो, पॉजिटिविज्म पर आधारित हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। व्याख्यावाद तभी न करेंगे जब हम कोई भी घटना को सत्यता पे आधारित करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं, फिर गुणात्मक तभी होगा जब हम प्रत्यक्ष रूप से। चलिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक सात्विक प्रश्न जिसको कि हम ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं, तो एक सात्विक प्रश्न जो है मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है। जब भी हम एक सात्विक प्रश्न की बात करते हैं तो वो किसके इसमें होगा, एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करने में नहीं। जब भी एक सात्विक प्रश्न की बात आती है तो ये कोई भी बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करता है। बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना ही वो किसके अंतर्गत आ जाता है, एक सात्विक प्रश्न के अंतर्गत आ जाता है। ये बिल्कुल सही है। फिर सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि किसी अनुसंधान परियोजना यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, तो नहीं। ये सात्विक प्रश्न जो होते हैं, जब भी हम कोई भी नॉलेज को, कोई भी बाहरी नॉलेज को रियलिज्म पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसको हम सात्विक प्रश्न कहते हैं, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं। फिर है ज्ञान का स्वीकार स्तर, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इज राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। कौन सा एक जो है रिसर्चर का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको बताना है। वह मेहनती और आग्रही होता है। बिल्कुल, एक रिसर्चर को कई तथ्यों का, कई नॉलेज का क्या करना होता है, अलग अलग स्थानों में जा करके क्या करना होता है, पता करना होता है, उनके डेटा कलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत काफ़ी मेहनत उसमें होती है, इसलिए रिसर्चर को मेहनती और आग्रही होना चाहिए। चलिए ये बिल्कुल सही है। फिर है वह एक, तो ये क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वह एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है। देखिए, वह एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है। तो बिल्कुल एक अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, एक शोधकर्ता जो होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति से क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, हटके होते हैं, यूनिक होते हैं, अद्भुत होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। सी नंबर में है वह वस्तुनिष्ठ होता है।
बिल्कुल ये जो है ऑब्जेक्टिविटी पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो गया। फिर है वह अपने हित और अपने पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो ये चीजें नहीं होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका क्या है, सही होगा कि रिसर्च जो होते हैं कोई भी अपने हित के लिए या अपने पैतृक क्षमताओं पर अस्थिर नहीं करता है, वो क्या होता है, हमेशा गतिशील प्रक्रियाओं पर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्वेश्चन नेगेटिव था, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, जब भी हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट को कोई भी नियत का मतलब होता है कि जो फिक्स होते हैं, फिक्स करते समय हम कौन से जो है व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देंगे। तो एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, तो ये बिल्कुल सही है कि रिसर्च जो होते हैं आपके रुचि पर आधारित होते हैं और उसी के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का आप क्या करते हैं, पालन करते हैं। दूसरा है शोधकर्ता के ज्ञान पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वो किसी भी शोधकर्ता के नॉलेज पे आधारित होता है। जिस ज्ञान में उनकी रुचि होती है उसी में वो रिसर्च करते हैं। समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, बिल्कुल सही, एक रिसर्चर के लिए उनका टाइम और वहाँ उस स्थान पर जो भी वो रिसर्च कर रहा है तो उनके आसपास में रिसोर्स का क्या मतलब कि सुविधा है, कौन से रिसोर्स का जो है उपलब्धि है, कौन से डेटा वो कलेक्ट करने में उस रिसोर्स से सक्षम है, ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च करेंगे तो अपने डेटा का कलेक्शन हमें जहाँ मिलेगा वहाँ ही हम उस रिसर्च को अंजाम देंगे और हमारा टॉपिक भी उसी मतलब कि डेटा कलेक्शन पर क्या हो, आधारित हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देख रहे हैं स्टूडेंट, कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुसंधान को किस रूप में हम वर्गीकृत करेंगे ये बता रहा है। तो अनुसंधान को फंडामेंटल होता है, प्रयुक्त क्रियाशील यानी फंक्शनल अनुसंधान के रूप में होता ही है। फंडामेंटल अनुसंधान जो है मात्रात्मक अनुसंधान भी होते हैं, गुणात्मक अनुसंधान भी होते हैं, इस रूप में भी किया जाता है। अनुसंधान जो होता है दार्शनिक अनुसंधान भी होता है, ऐतिहासिक भी अनुसंधान होता है, सर्वेक्षण पर आधारित होता है, प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में भी हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे अनुसंधान के वर्गीकरण को क्या करता है, स्पष्ट करता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, कह रहा है कि अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण यानी कि दो मुख्य अप्रोचेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब भी अनुसंधान की बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमारा अनुसंधान कितनी मात्रात्मक रूप से और कितना गुणात्मक रूप से क्या है, भावी भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए क्या है, यूजफुल है, कितना जो है गुणात्मक रूप से या फिर क्या कहते हैं मात्रात्मक रूप से लोगों के लिए क्या है, मतलब कि उपयोगी है, सामान्यीकरण पर हम आधारित कर सकते हैं, कितना उसके लिए जो है विशिष्ट बना सकते हैं, कितना उसके लिए नॉलेजेबल बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण पर नहीं। ठीक है, हमारा अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, अनुसंधान हमेशा गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर आधारित होना चाहिए।
सर्वेक्षण और प्रश्नावली। सर्वेक्षण सुपरविजन तो करना ही पड़ेगा अनुसंधान में, ठीक है, और जब सर्वेक्षण करिएगा, सुपरविजन करिएगा तो नए नए क्वेश्चन भी राइज होंगे, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, ये दो मेन जो है आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए। न्यायदर्श यानी कि सैम्पलिंग का जो चयन करते हैं और तथ्यों का संग्रह। तो देखिए, जब भी आप रिसर्च की बात करते हैं, आपके टॉपिक जो भी रहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के तो आपको करना होगा, तभी उसी से आपको पता चलेगा कि नहीं आपके जो रिसर्च हैं वो कितना अमाउंट में मल्टीपल है या कितना अमाउंट में वो क्या है, यानी कि लोगों को बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा रिसर्च जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर क्या होता है, आधारित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर, यानी कि कैसे चर का मतलब वेरिएबल, कैसे चर यानी कि तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता यानी स्पेलिंग लर्निंग एबिलिटी को प्रभावी करते हैं। कहने का मतलब है कि एक जो रिसर्चर है वह जानना चाहता है कि कौन ऐसा वेरिएबल एलिमेंट है जो कि बच्चों को यानी कि वर्तनी सीखने में, ठीक है, यानी स्पेलिंग लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में इफेक्टिव बनाता है। ये एक रिसर्चर जानना चाहता है, तो उसके लिए उसने एक प्रयोग को डिज़ाइन किया, ठीक है। चलो देखते हैं कि बच्चे कैसे स्पेलिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो एक रिसर्चर उस पर क्या करता है, रिसर्च किया, प्रयोग किया, एक डिज़ाइन तैयार किया। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का यानी रिसर्च का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। तो देखिए, जब भी हम ऐसे बच्चों का रिसर्च करेंगे तो बच्चों को जानने के लिए कि कैसे बच्चे अपने स्पेलिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए एक रिसर्चर को बच्चे के हर प्रकार के लर्निंग डेवलपमेंट को, लर्निंग स्किल को, लर्निंग प्रोसेस को क्या करना होगा, लिंग्विस्टिक पर क्या करना होगा, आधारित करना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जब वो भाषाई विज्ञान के द्वारा बच्चे को क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप से जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो बच्चे के वर्तनी जो क्षमता है उनकी पहचान करने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए व्याख्या करना बिल्कुल सही है। व्याख्या करेंगे तो उसका विवरण हो जाएगा। फिर प्रभावित करना और भविष्यवाणी करना, देखिए भविष्यवाणी नहीं करेंगे और प्रभावित करने से नहीं होगा, तो व्याख्या और विवरण में क्या हो जाएगा, उसके सब छोटे छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े बातों पर उस बच्चे का फोकस करना होगा कि उनका वातावरण क्या है, उनका बोलने का जो भी सिस्टम है वो कैसा है, ये सारी बातें भी क्या होती है, मायने रखती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, ठीक है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, यह बिना किसी उद्देश्य से होता है नहीं। हर रिसर्च के क्या होते हैं, एक उद्देश्य होते हैं। यह मुख्य रूप से घटना के समन्वयन से संबंधित रखता है। ये बिल्कुल सही है। गुणात्मक अनुसंधान जो है वो किसी भी घटना के समन्वयन से यानी कि परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। यह वस्तुनिष्ठ होता है, तो ये वस्तुनिष्ठ जो है नहीं बल्कि ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, ठीक है। वह अपने हित और अपने पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सूची ए के साथ सूची बी का क्या करना है, मिलान करना है और दिए गए कूट में यानी कोड में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये मिलान हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए कह रहा है कि ऐतिहासिक विधि
ऐतिहासिक विधि यानी कि हम जब भी इतिहास की बात करते हैं तो अतीत से संबंधित घटनाओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ए का एक तो बिल्कुल सही है, एक का एक। ठीक, चलिए एक का एक ए में भी है, एक का एक सी में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर दूसरा बी कह रहा है सर्वेक्षण विधि यानी कि सुपरविजन मेथड। सुपरविजन मेथड किसमें, दृष्टि, वर्तमान, आयोजन। देखिए हम सुपरविजन जब भी वर्तमान परिस्थितियों का करते हैं, वर्तमान जो है यानी कि प्रेजेंट जो अरेंजमेंट क्या है उस पे आधारित करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दार्शनिक की बात जब भी आए तो दार्शनिक यानी कि दर्शन शास्त्र, दृश्यते यथार्थवत मलने, यथार्थ आंखों से जो भी हम देखते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से जो भी देखते हैं वही हमारे लिए क्या है, दर्शन शास्त्र है। इसके लिए क्या है, दृष्टि का होना जरूरी है। तो दार्शनिक विधि यानी दृष्टि हो जाएगा। और डी में क्या है, प्रायोगिक विधि यानी कि प्रायोगिक हम इसलिए करते हैं, प्रायोगिक विधि यानी भविष्य के लिए क्रिया करते हैं। कोई भी प्रयोग होता है वो भविष्य के लिए होता है। जैसे कि न्यूटन महोदय ने अपना जो है क्या दिए, नियम दिए, 3 नियम दिए। तो क्या आज उसको यानी कि वो तब से लेके आज तक और भविष्य में भी इसका क्या होगा, प्रयोग होता रहेगा। तो इसलिए ये भविष्य के लिए की क्रिया पर क्या है, आधारित है। तो यहाँ सारी बातों को देखेंगे तो हमारा क्या है, सी नहीं होगा तो ए इज राइट आंसर। ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकीक प्रदत्तों यहाँ ये हो जाएगा से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कौन सा मतलब कि ऐसा इसमें से अनुसंधान है जिसमें कि हम एकीक प्रदत्त यानी कि यूनिफॉर्म जो भी फैक्ट है उनके फैक्ट को, उनके काउज को जानने के लिए निष्पक्ष रूप से क्या करते हैं, हमको जरूरत होती है। तो निष्पक्ष रूप से जानने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो मात्रात्मक अनुसंधान का। कोई भी अनुसंधान जब आप क्या करते हैं, मात्रात्मक रूप से यानी कि अलग अलग तथ्यों के कारणों को पता करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, तो उससे हम वैसे अनुसंधान को हम निष्पक्षता पे आधारित करते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार का पक्षपात का सहारा नहीं लिया जाता है। बाकी मौलिक अधिकार, मौलिक अनुसंधान जो होते हैं वो पक्षपात पर होते हैं, गुणात्मक भी पक्षपात पे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा अनुसंधान विकासात्मक श्रेणी में आता है। तो पहला है दार्शनिक अनुसंधान। बिल्कुल, जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तो उस पर पहल नहीं करेंगे, और देखेंगे तो क्रिया पे आधारित करेंगे, और क्रिया करने के लिए वर्णन तो जरूर करेंगे। तो इसलिए सभी हो जाएगा। ठीक है, ये विकासात्मक अनुसंधान को क्या कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम साइकोलॉजी और एजुकेशन के फील्ड की बात करते हैं तो वैसे स्थिति में हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उद्दीपन प्रक्रिया अनुसंधान पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। क्योंकि उसमें जो होते हैं हमारे एक्टिविटी जो होते हैं वो रिस्पॉन्स के साथ कोरिलेट होते हैं, जिससे कि एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिएक्शन क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, बाकी विश्लेषण वगैरह जो है ये हम पहले ही प्रयुक्त कर लेते हैं। ऐतिहासिक वो अतीत से संबंधित, और घटना अनुसंधान घटना से संबंधित। तो इसलिए हमेशा प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो राइट आंसर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है, कौन सी शोध की विधि नहीं है ये आपको बताना है। तो शोध जब हम करते हैं तो शोध के लिए हम कौन सी विधि नहीं है, तो देखिए शोध करने के लिए आप अतीत से संबंधित पहलुओं को अवलोकन जरूर करते हैं, ठीक है। शोध के लिए सुपरविजन का होना बहुत जरूरी है, शोध के लिए फिलोसफिकल कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी इसमें जो है ऑब्जर्वेशन की जो बात आती है, ऑब्जर्वेशन शोध की विधि नहीं है, यह एक क्या है, प्रक्रिया है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मौलिक अनुसंधान को आमतौर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। देखिए जब भी मौलिक का मतलब होता है अपना, तो किस परिस्थिति में किया जाएगा मौलिक अनुसंधान को, कक्षा में किया जाएगा, क्षेत्र में किया जाएगा, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में किया जाएगा या सामाजिक परिस्थितियों में किया जाएगा। देखिए कोई भी मौलिक अनुसंधान को आमतौर में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रयोगशाला में ही क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो देखिए जब भी यहाँ शोध द्वारा कह रहा है, रिसर्च के द्वारा कौन सा ऐसा मौजूदा परिस्थिति है जिस पर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो सुधार पर ध्यान किसमें किया जाएगा, तो हम एक्शन रिसर्च में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और क्योंकि क्रियात्मक शोध अगर सुधार पर आधारित होगा तो जरूर है कि वो रिसर्च को एक क्या देगा, मौलिक आधार देगा, एक व्यवहारिक आधार देगा और एक प्रयोगात्मक शोध क्या होंगे, सुनिश्चित होंगे। तो इसलिए क्रियात्मक शोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो उनकी परिस्थितियों में अवश्य हमें ध्यान मतलब कि दिया जाना चाहिए, ताकि उस पर बार बार क्या हो सके, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सुधार किया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्य की खोज की जाती है। कौन से अनुसंधान से अतीत के, ठीक है, अतीत यानी कि जो बीती हुई कहानियों पर क्या हो, आधारित हो। तो नए तथ्य की खोज हम कैसे करेंगे, तो अतीत को जानेंगे, अतीत को जानने के लिए हम ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से ही नए तथ्यों का क्या करेंगे, खोज करेंगे। तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक विधि का जो है हम अगर उपयोग करते हैं तो किस संदर्भ में करेंगे ये बता रहा है। केवल भौतिक, देखिए जहाँ केवल वाली बात रहे ना, ऐसे आप नेगेटिव करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़िएगा। शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, ये बिल्कुल सही है और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों लेक्चर 3 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर 3 में जो है हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या किए, डिस्कस किए। आपके हर एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट थे। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में आपको इससे कुछ क्वेश्चन जो है आपका यानी हेल्प कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप सभी अपना सारा कमेंट जो है कमेंट में जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को बाय बाय।